हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ही इज नोन एज द फादर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या हम कह सकते हैं वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑल्सो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय whom। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, एम एन रॉय। सो एम एन रॉय, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आवाज़ उठाई थी या सिंपली बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द असेंबली विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, और फाइनली इसको इन्फोर्स करा था 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। सो वही क्वेश्चन आ गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इट केम इनटू इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू फाइनली कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, 2 years 11 months and 18 days was the time period which was taken by the members of the Constituent Assembly in order to complete our constitution. Next question, the first linguistic state of Andhra यानी कि आंध्र प्रदेश come into existence on। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश इट वॉज क्रिएटेड एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। हियर इट शुड बी केम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी.वी. मावलंकर। ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ आर लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन विच डेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट जो मीटिंग थी वो हुई थी, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब डिवाइड नहीं हुई थी। आफ्टर दैट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री and secondary one was for Pakistan. Next question, the Indian constitution closely follows the constitutional system of which country। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यूके, यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लोजली रिलेटेड है या फिर सिमिलर है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए, प्रीएम्बल इट इज़ मेनली द प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है प्रीएम्बल के बारे में। तो देखिए, जो प्रीएम्बल है इसमें कुछ सर्टेन वर्ड्स को ऐड किया गया था। हमें बताना है कि ये कौन कौन से वर्ड्स थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इन्हें ऐड किया गया था। ये 1976 में हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, दीज 3 वर्ड्स वर एडेड टू आवर प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 356 के अंडर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट इमरजेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसर्शन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो मेनली ये टर्म्स हैं ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ऐड किए गए हैं टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच वाज स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789, यहीं से जो ये टर्म्स है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आए हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज मेनली कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ दीज वर्ड्स. Next question. Which fundamental right is also available to the foreigner on the soil of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट हम इसे कह सकते हैं जो किसी भी फॉरेनर को हमारी कंट्री में अवेलेबल है, राइट टू लाइफ, एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article defines equality before law and the equal protection of law? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 14 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ. देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, यानी कि लॉ जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, लॉ इज सेम फॉर एवरीवन एंड नो वन इज़ अबव द लॉ. Next question. The name of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands was changed to Lakshadweep by an act of the parliament in which year? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. 1973 में जो लक्षद्वीप के ये ओल्ड नेम्स दिए हमें लैकेडिव, मिनीकॉय, अमिनदीवी आइलैंड्स, इनको चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया था. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेंबर्स ऑफ लोक सभा होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर्स. तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो ऑफिस का टर्म होता है दैट इज़ ऑफ 5 ईयर्स. अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज. तो इंडिया में जो लोकसभा है उसके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 ईयर्स. तो 25 ईयर्स is the minimum age requirement for a person to stand in the Lok Sabha elections. Next question. Which is the fourth state of the democracy? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, मीडिया. तो मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर हम कह सकते हैं, या ई स्टेट कह सकते हैं ऑफ डेमोक्रेसी. इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द अदर 3 स्टेट्स ऑफ द डेमोक्रेसी एंड मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट एक्ट. तो देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी अर्लियर वी हैड 7 fundamental rights, but at present we have 6 fundamental rights. Earlier right to property was also one of the fundamental right, जिसको अब रिमूव कर दिया गया है. हमें बताना है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर से रिमूव किया. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटाया गया था, ये आपने याद रखना है. सो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द राइट आंसर, और ये 1978 में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट. जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं इंडिया में. अगर हम बात करें करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो करंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार. सो राजीव कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आवर कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which fundamental right has been described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस फंडामेंटल राइट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which laid down the main objective to guide the deliberations of the assembly was moved by. So the objective resolution, it was laid down by Pandit Jawaharlal Nehru. So option B will be the right answer. Next question. The minimum age of the voter in India is. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 ईयर्स. तो 18 ईयर्स ये मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है इंडिया में किसी वोटर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
What is the minimum permissible age for employment in any factory or mine in our country? राइट आंसर हो जाएगा 14 ईयर्स. सो ऑप्शन नंबर बी 14 ईयर्स विल बी द राइट आंसर. तो इंडिया में 14 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे ही फैक्ट्रीज और माइंस में काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which state government has prohibited the use of the word Harijan and replaced it with Anusuchit Jati in the official work? Right answer will be option number B. Next question. Fundamental duties were incorporated in the Indian Constitution in which year? Right answer हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1976 में इंडिया ने अडॉप्ट कर ली थी फंडामेंटल ड्यूटीज़. ये आपने याद रखना है. एक होती है फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट. दूसरी होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमें दी जाती हैं टू रिस्पेक्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिस्पेक्ट आर नेशनल एम्बलम्स लाइक दैट. तो फंडामेंटल राइट्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए दी जाती हैं और इन रिटर्न हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए. इफ़ यू टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़, सो करेंटली वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो 1976 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था. अर्लियर देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट आफ्टर द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच हैपन इन द ईयर 2002 हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया था. तो करंट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. और अगर हम बात करें इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो ये कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, यानी रशिया से हमने मेनली इसे अडॉप्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हैज़ बीन बोरोड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिटेन. तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, जिसमें पावर्स को यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया गया है. वी हैव अडॉप्टेड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम ब्रिटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. तो जो इंडिया का फर्स्ट अमेंडमेंट था वो 1951 में किया गया था ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट सिंपली मीन्स अ चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years age was made a fundamental right by which of the following amendments? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था, हमने अभी भी डिस्कस किया. तो इसके अंडर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर का जो एज ग्रुप है, यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी, ये बनाया था एज अ फंडामेंटल राइट. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, बट इसके लिए भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं. फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड लाइक दैट. और इमरजेंसी के टाइम पर भी हमारे पास सर्टेन फंडामेंटल राइट्स होती हैं जो स्टिल अबॉलिश नहीं की जा सकती. उनके बारे में हम अभी वीडियो में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग Which among the following article deals with the rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside of India? Right answer हो जाएगा option number C, Article 8. तो Article 8 deals with the rights of the citizenship of the people जो इंडिया के बाहर reside करते हैं, यानी कि फॉरेन में रहते हैं. इनके लिए जो citizenship के कुछ provisions हैं वो Article 8 के अंदर दिए गए हैं. Next question. In which year Uttaranchal was renamed as Uttarakhand? तो उत्तराखंड it was separated from the state of उत्तर प्रदेश in the year 2009. नवंबर 2000 को एक separate state बना था. और उत्तरांचल जो है earlier उत्तराखंड was known as उत्तरांचल, तो 2007 में इसका नाम बदला था. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज? इंपॉर्टेंट बुक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू ने ये फेमस बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article states that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 101st अमेंडमेंट एक्ट, इट इज़ रिलेटेड टू जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. So the government of India proposed to introduce the concept of GST on 1st July 2017. ये आपने याद रखना है. अगर हम बात करें which was the first state to adopt this GST completely, तो कर्नाटका was the first state to adopt this concept of GST 2018 में उसने किया था. और अगर हम बात करें जो GST है वो कौन सी कंट्री ने फॉर द फर्स्ट टाइम लगाया था वर्ल्ड में, तो फ्रांस was the first country to do so in the year 1954. And the father of GST in our country is Atal Bihari Vajpayee. Next question, who is authorized to extend the jurisdiction of a high court in our country? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू एक्सटेंड द jurisdiction of the high court. Next question, who administers the oath to a judge of a high court? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर. तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के रिस्पेक्टिव गवर्नर्स ही जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको ओथ दिलवाने में, उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करने में हेल्प करते हैं. Next question, how many percentage of a total votes is required by a party in a state in general or assembly elections to be recognized as a state or political party? As a state political party. तो state political party बनने के लिए minimum जो votes की requirement है that is option number B, 6%. Next question, Consumer Protection Act 2019 has replaced which of the following? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है इसने रिप्लेस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVMs वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, 1982 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें EVMs वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स और लैंड रेवेन्यू ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है अपने स्टेट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article deals with the election of a president of the vice president in our country? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 66 से रिलेटेड है विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. ये आपने याद रखना है. अगर हम बात करें इंडिया के करंट वाइस प्रेसिडेंट की तो जगदीप धनखड़ इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 years का टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का. ये आपने याद रखना है. और अगर हम बात करें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, सो सर्वपल्ली राधाकृष्णन was the first vice president of our country. You have to remember this point as well. Next question, initially how many members were the part of the constituent assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 389 मेंबर्स थे ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसकी फर्स्ट मीटिंग 9 नवंबर 1946 को हुई थी. Next question, what was the number of articles at the time of commencement of the constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओरिजिनली वी हैड 395 आर्टिकल्स. ये आपने याद रखना है. और अगर हम बात करें ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे. और अगर हम बात करें कितने शेड्यूल्स से, तो देयर वर 8 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following schedules of the Constitution of India deals with the matters like formation of a new state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेनली रिलेट करता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें लोअर हाउस की, तो जो लोअर हाउस है उसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। जो अपर हाउस राज्यसभा है इसे काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें लोकसभा की, सो काउंसिल ऑफ द पीपल, सॉरी, हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, 6 years का टाइम पीरियड होता है ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा के मेंबर्स का टाइम पीरियड 5 years होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया है जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रशिया, यानी कि यूएसएसआर, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसे अर्लियर रशिया वाज कॉल्ड एज यूएसएसआर, तो तभी मैंने आपको वहाँ पे यूएसएसआर बताया था। तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 3। जो आर्टिकल 63 है, इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज? तो जो इंडिया की लोकसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, 552। तो 552 इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो जो लोकसभा है उसमें 530 मेंबर्स, दे रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेट्स, दे बिलोंग टू वेरियस स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। और अगर हम बात करें 20 मेंबर्स की, तो वो यूनियन टेरिटरीज को बिलोंग करती हैं। और बचे हुए 2 मेंबर्स, दीज आर द एंग्लो इंडियंस विच आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आ कंट्री। तो टोटल आपने याद रखना है 552 हो सकते हैं, बट करेंटली हमारे पास 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में। 530 फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 एंग्लो इंडियंस। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर्स कैन नॉमिनेट? आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रख लीजिए, मेंबर्स टू द राज्यसभा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा, और लोकसभा में 2 मेंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, the parliament or a state legislature can declare a seat vacant if a member absents himself without permission from the session for? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 days will be the right answer. Next question, what was the number of the princely states in India at the time of partition? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 562। तो 562 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में 584, 582 समथिंग समथिंग मेंशन किया है, बट 562 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आउट ऑफ विच 559 प्रिंसली स्टेट्स दे डिसाइडेड टू जॉइन इंडिया। अगर हम बात करें उस टाइम की सबसे बड़े प्रिंसली स्टेट की, तो हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट एट द टाइम। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी वॉज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इट वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल amendment act which was passed during the time of emergency. Next question, diet is the name of the parliament of which nation? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो जापान का पार्लियामेंट है उसे डाइट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इंडिया के पार्लियामेंट की, तो इंडिया के पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज रखना है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर आता है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेज इज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ द सुप्रीम कमांडर, ही और शी इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेस। करंट में अगर हम बात करें हमारी प्रेसिडेंट की, तो हमारी प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम ईयर of age for a candidate for the office of the vice president? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 35। तो 35 इज द मिनिमम परमिसिबल एज, या फिर हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which among the following amendments of the constitution Delhi was made as the national capital territory? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 69th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो दिल्ली है उसको इंडिया की जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और अगर हम बात करें 69th अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये 1991 में पास किया गया था। आपने ये भी याद रखना है, अंडर दिस दिल्ली शैल बी कॉल्ड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये आपने याद रखना है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? करंट में बात चल रही है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 शेड्यूल्स है करंट में। अगर बात करें ओरिजिनली, तो ओरिजिनली इंडिया हैड 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग या फिर हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, नीलम संजीवा रेड्डी ये बने इंडिया के प्रेसिडेंट विदाउट बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इनके अलावा के आर नारायण, वी गिरी एंड जाकिर हुसैन, दे ऑल वर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आर कंट्री एज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, इंडिया, दैट इज भारत। सो भारत is the constitutional name of a country, India. Next question, the bills of rights and judicial review are the features of which of the following countries constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू और बिल ऑफ राइट्स को भी अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was which among the following was not a union territory before it was accorded the status of full-fledged state? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि सिक्किम। सो अर्लियर सिक्किम वाज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा देखिए before being the state, so as we know that Sikkim is the one of the state of our country, which is also the first organic state of the country जहाँ पे प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर और त्रिपुरा, these are also the states of the country, but earlier they were the union territories of the our country, और later ये states में convert हुए, but Sikkim among these is the only state which was only a state, मतलब वो बना direct state ही। Earlier, it was not a union territory simply. Next question, which of the following president of India was the only person to be elected unopposed? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6th प्रेसिडेंट। तो जो हमारी कंट्री के 6th प्रेसिडेंट थे, ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट जिनको इलेक्ट किया गया था अनअपोज्ड। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। हमने अभी डिस्कस किया था द ओनली प्रेसिडेंट हु बिकेम प्रेसिडेंट विदाउट बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। हमने जो पीछे ऑप्शंस थे उनमें से नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द पर्सन एंड ही वॉज ऑल्सो द वन हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड। Next question, who of the following was the chairman of the special committee to examine the draft constitution of India? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये चेयरमैन थे ऑफ द स्पेशल कमिटी जिसको बनाया गया था टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना था उसको एग्जामिन करने के लिए एक स्पेशल कमिटी बिठाई थी। उसके जो चेयरमैन थे वो थे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज अंटिल अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 62 इज द मैक्सिमम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट state to set up such an institution of Lokayukt. Next question, the ninth schedule to the Indian Constitution was added by? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब हुआ था, 1951 में हुआ था। इसके अंडर जो नाइन्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन made right to form cooperative societies as a fundamental right? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, आर्टिकल 19 के अंडर इट वाज मेड अ फंडामेंटल राइट दैट making the cooperative societies was a part of the fundamental right, and it comes under article 19 of the constitution. Next question, a bill passed by the parliament has to be signed by? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिडेंट का साइन होना जरूरी होता है इन अ बिल विच इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) was established in which year? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2003 में NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी was established. Next question, which amendment of the Constitution of India increased the age of the retirement of a High Court judges from 60 to 62? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ये हुआ था। द एज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट was increased from 60 to 62. Next question, how many times a person can be elected as the president of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, नो बार. सो देयर इज नो सच बार for the number of times a person can become a president in India. So there is no such bar for that. Next question, which of the following is not a language included in the 8th schedule of the constitution? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि English. So English is not a language which is included in the 8th schedule of the constitution. Next question, into how many parts has the Indian constitution been divided? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 पार्ट्स में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स रिटायर फ्रॉम राज्यसभा एवरी सेकेंड ईयर? राइट आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिटायर्ड एवरी ईयर इन राज्यसभा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the provisions of the constitution, which one of the following can be abolished? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी अबॉलिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पंचायती राज सिस्टम द पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट विच लेवल? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि ब्लॉक लेवल में जो पंचायत समिति है इट वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया देयर इज, तो हमें बताना है कैसी पार्टी सिस्टम है हमारी कंट्री में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी पार्टी सिस्टम इट इज फॉलोड इन आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, SV कृष्णमूर्ति राव वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेचर हैविंग 2 हाउसेस इज नोन एज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाई कैमरल। तो ऐसा लेजिस्लेचर जिसमें 2 हाउसेस होते हैं उसे बाई कैमरल कहते हैं, और इंडिया ने जो ये लेजिस्लेचर का फॉर्म है इंडिया का बाई कैमरल है, और इंडिया ने अडॉप्ट किया है इसे ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, हु स्टेटमेंट इज इट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन की ये स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द एडवोकेट जनरल इट इज द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी women
were elected in the first Lok Sabha elections? फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस 1951 में हुए थे और कितनी women elect हुई थी इसमें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 22 women they were elected in the first Lok Sabha elections. Next question. Name the chairman of the committee on whose recommendations Panchayati Raj system with 2 tiers was introduced in India. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट किया गया था विथ हैविंग द 2 tiers. अगर हम बात करें विच वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस पंचायती राज सिस्टम, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अनअपोज्ड? So I think we have discussed this question. Option C will be the right answer. And Sanjeeva Reddy was the president of a country who was elected unopposed. Next question. A judge of a high court can resign from his or her office by writing to whom? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जो हाई कोर्ट के जज हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं, बट उनको अपना ऑफिस, अपना रेजिग्नेशन लेटर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वॉज, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन. बिकॉज जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो मेनली चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. तो जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट द EVMs यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शंस टू द असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि गोवा में फॉर द फर्स्ट टाइम EVMs का यूज़ किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोक सभा इन 1952, मेनली यहाँ पे 1951 में होना चाहिए हुए, 1951 में इंडिया के जो जनरल इलेक्शंस थे ये हुए थे. हाउ मेनी नेशनल पार्टीज वर कंटेस्टेड? तो कितनी पार्टीज ने नेशनल इलेक्शंस को कंटेस्ट किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 पार्टीज ने कंटेस्ट किया था 1951 का फर्स्ट जनरल इलेक्शन. तो मेनली जो इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे ये 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फैब 1952 के बीच में हुए थे. तो हम यहाँ पे 1951 या 1952 दोनों कह सकते हैं, बट 1951 शुड बी द मोस्ट अप्रॉक्स क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी. सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आपको होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे. सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.